हेलो बच्चों, डाउटनेट की लाइव क्लास में मैं विपिन सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बेटा आज की क्लास है आपका लेक्चर नंबर 2, रिवीजन स्टार्ट हो गया है। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर होता है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसका रिवीजन स्टार्ट हमने कर दिया है और हमने कल इसका पढ़ भी लिया था। कुछ पॉइंट्स इसके हमने डिस्कस कर लिए थे, आज उसी पर हम आगे चर्चा करेंगे, है ना। तो आज वैद्युत आवेश के बारे में मैक्सिमम चीज़ें पढ़ ली थी, विद्युत क्षेत्र पे आज हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, आज हम विद्युत क्षेत्र पर पहुंच जाएंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट और देखेंगे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसके हिसाब से ही आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आपको पता है ये रिवीजन क्लासेस हैं, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है बिल्कुल। विद्युत क्षेत्र को ही आज पढ़ेंगे मेन, इस पर एक दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अगर हो सकेगा तो इस पर डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसके बाद होमवर्क आपको दे दिया गया है, आप स्लाइड में चेक कर सकते हैं, मतलब ऐप पर जाके नोट्स में आप जाके होमवर्क चेक कर सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सभी बच्चे आ गए हैं और टाइम पे आया करें बेटा, क्लास में लेट ना आया करें। क्लास अगर आपकी 7 बजे है तो 7 बजे ही क्लास में एंटर करें आप, 7:05, 7:02, 7:10 पे नहीं। ठीक है, चलिए, ठीक है, आइए। सो कल की बात से लेके स्टार्ट करेंगे। कल की बात हमने क्या पढ़ी थी बेटा, आवेश के बारे में हमने जाना था। आवेश के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कि आवेश क्या होता है, इसके प्रॉपर्टी, यानी फिर हमने कूलाम का नियम भी सीखा था, है ना। कूलाम के नियम पे भी आएंगे। तो आवेश के बारे में कुछ पॉइंट वाली चीज़ें मैं आपको बता दूं। धनात्मक आवेश के लिए मैंने आपको बताया कि जो बल रेखाएं होती हैं, या धनात्मक आवेश के लिए एक दो पॉइंट बता देता हूं। जो प्लस आवेश होता है Q, इसके लिए विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं मैं बताऊंगा, बाहर की तरफ निकलती हैं, मतलब ये बाहर की तरफ होता है इसके लिए। और ऋणात्मक आवेश के लिए क्या होता है बेटा, ऋणात्मक Q आवेश के लिए ये अंदर की तरफ आती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है Q और प्लस Q और माइनस Q के बीच में, जो कि आपको पता है, नहीं पता है तो आप जान जाइए। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है कि धनात्मक आवेश से बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, इसको बल रेखाएं बोलते हैं बेटा, और ये बाहर की तरफ होती है। बल रेखाएं क्या होती हैं, जो किसी दूसरे आवेश पर बल लगाएं। ठीक है, इसके आसपास जो दूसरा आवेश आएगा, इस आवेश के आसपास जो दूसरा आवेश आएगा, वो निर्भर करता है कि किस तरह का आवेश आ रहा है। अगर धनात्मक आवेश आएगा तो ये दूर भागेगा, प्रतिकर्षित करेंगे। ऋणात्मक आवेश आएगा तो पास में आएगा। ठीक है, तो ये आप जानते हैं। ठीक है, धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। धनात्मक ऋणात्मक या ऋणात्मक धनात्मक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो सजातीय आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ठीक है बेटा, चलिए सभी बच्चों को नमस्ते और स्टार्ट करते हैं बेटा आगे। ठीक है, चलिए। कूलाम का नियम मैंने आपको कल पढ़ाया था। कूलाम का नियम मैंने बताया कि अगर एक आवेश है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से जानेंगे। कल मैंने बेसिक चीजें बताई थी, अब इसको थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। तो न्यूटन के गति का जो तृतीय नियम है, वास्तव में कूलाम का नियम बताता है। कूलाम का नियम जो है न्यूटन के गति के तृतीय नियम का ही एक रूप है, देखा जाए तो। कैसे, मान लेते हैं ये एक आवेश Q1 है, ऐसा मैं लिख देता हूं Q1। और हमने बताया था कि कूलाम का नियम हो, या पूरे अध्याय में जब हम बात करें, जब भी मैं आवेश की बात करूं तो बिंदु आवेश की बात करूंगा। ठीक है, ये मान लो एक आवेश था, बिंदु आवेश यहां पर है Q1, और एक बिंदु आवेश मैं मान लेता हूं यहां पर है Q2। ठीक है, ये दो बिंदु आवेश हैं। मैंने कल आपको बताया था ये चीजें, फिर से देखेंगे क्या है इसमें। इन दोनों के, ये दोनों एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं, इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी रेखा पे लगाते हैं बेटा। इस रेखा के अनुदिश ही लगाएंगे। इन दोनों को मिलाने वाली जो सबसे छोटी रेखा होगी उसी पर ये बल लगाएंगे, उसी रेखा के अनुदिश ये बल लगाया करते हैं। तो मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी जो यहां से यहां तक की दूरी है, ये इनके बीच की दूरी कितने बेटा, r है। ठीक है, इनके बीच की दूरी r है। अच्छा, पहला आवेश दूसरे पर जो बल लगा रहा है, किधर लगाएगा, मैं मान लेता हूं कि अगर ये धनात्मक आवेश है, एक मिनट के लिए मैं इसको मान लेता हूं कि धनात्मक आवेश है, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। चलिए, तो धनात्मक आवेश है तो इस पर एक बल लगेगा इस दिशा में, इसके वजह से, पहले की वजह से दूसरे पर बल, तो पहले की वजह से दूसरे पर बल जो लगता है इसको F21, दूसरे पे बल पहले की वजह से। क्या लिखा है, इसको क्या पढ़ेंगे, दूसरे पर बल पहले की वजह से। इसको हम पढ़ेंगे बेटा दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण बल। पहले आवेश
के कारण बल। बेटा बातचीत नहीं, ठीक है, बिल्कुल एकदम रिवीजन क्लास है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों को आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करेंगे। आप चुपचाप से क्लास में देखेंगे क्या चल रहा है और समझेंगे, ठीक है। जितना भी आता हो कुछ ना कुछ हर बार नया मिलता है, तो इस बार क्लास में आपको कुछ ना कुछ फिर नया मिलेगा, सेम चीज को पढ़ेंगे फिर भी, ठीक है। अब इसी तरह से ये भी इस पर बल लगाएगा, प्रतिकर्षित बल। कैसा? दूर भगाने की कोशिश करेगा। कैसे? दूर, इसी लाइन के अनुदिश, इसी लाइन के अनुदिश लगेगा बल, और ये बल लगेगा बेटा इस दिशा में। ये मैं मान लेता हूं F1 पर लग रहा है, किसके वजह से? 2 पर, 2 की वजह से। तो 2 की वजह से पहले पर बल, ठीक है। तो ये पहले पर दूसरे के कारण बल, सेम चीज लिख लोगे इसको, जैसे यहां पर लिखा है मैंने, दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण बल। इसी तरह से ये क्या है? पहले आवेश पर दूसरे के कारण बल, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां पर एक छोटा सा मैथ वाला चीज बताऊं आपको। तो आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं आप? कक्षा 10 में पढ़े हैं, कक्षा 9 में पढ़े हैं आप, उससे पहले भी पढ़े हैं। ये दिशा होती है प्लस एक्स की दिशा, ये होती है माइनस एक्स की दिशा, ये होती है प्लस वाई की दिशा बेटा, और ये होती है माइनस वाई की दिशा, ठीक है। ये 0 पॉइंट होता है, मूल बिंदु जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस दिशा को प्लस मानूं तो ये बल कैसा दिखेगा? F21 हमें दिख रहा है कि F21 दिशा के साथ अगर मैं लिखूं तो दिशा के साथ लिखूंगा तो सदिश बल क्या होता है? सदिश। F21 बराबर दिख रहा है मुझे, दोनों बल बराबर होंगे, दोनों बल बराबर हैं, F12 F21 दोनों बराबर हैं लेकिन विपरीत दिशा में है। F21 बराबर है माइनस ऑफ F21 के, F12 के, ठीक है बेटा, क्लियर है? यहां पर यही होता है गति का तीसरा नियम। ये गति का तीसरा नियम जो न्यूटन के गति का तीसरा नियम है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुरूप मतलब उसी जैसा। आप न्यूटन का गति का तीसरा नियम जानते हैं, एक वस्तु पर बल लगता है तो दूसरे पर प्रतिक्रिया बल। अगर मैं इसका मान लूं कि यहां पर बल लग रहा है तो ये कैसा बल होगा? प्रतिक्रिया बल, ठीक है। और क्रिया और प्रतिक्रिया के बल जो होते हैं बेटा हरदम 2 वस्तुओं के बीच में लगते हैं। तो एक वस्तु पर अगर क्रिया हो रही है तो दूसरा पहले पर क्या कर रहा है? प्रतिक्रिया कर रहा है। अगर पहला दूसरे पर क्रिया बल लगा रहा है, ठीक है, अगर मैं इसको क्रिया बल बोलूं, क्रिया बल अगर मैं इसको मानता हूं कि ये क्रिया बल है मेरा उस दिशा में F21, तो ये वाला बल क्या होगा बेटा? ये क्या होगा? प्रतिक्रिया बल होगा। ये होता है न्यूटन का जो नियम है उसका, उसी के अनुसार ये कूलाम का नियम आपको मिल रहा है। यहां पर अगर आप सिर्फ इसका मॉड लिखें, अगर मान मैं देखूं, परिमाण अगर मैं देखूं, परिमाण की अगर बात करूं मैं, परिमाण मतलब दोनों के मान की बात करूं दोनों की, तो मैं लिख सकता हूं कि F21 का परिमाण, ये परिमाण होता है, ठीक है, मॉड लगा दिया, बराबर है माइनस ऑफ F21 के परिमाण के, ठीक है। दोनों का परिमाण आपस में बराबर है, प्रतिक्रिया और क्रिया बल दोनों बराबर है। बस दिक्कत यह है या अंतर यह है कि एक माइनस की दिशा में एक प्लस की दिशा में। ये क्या है? प्लस की दिशा में, प्लस एक्स की दिशा में देख रहे हैं, तो ये माइनस एक्स की दिशा में। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? है ना? सही है, सबको दिख रहा है ना? चलो अच्छा, अब इनका मान क्या होगा? मान दोनों का सेम होगा। F21 और F12 मैंने बताया ना दोनों बराबर है, बस एक माइनस के साथ लेंगे एक प्लस के साथ लेंगे। क्यों? क्योंकि दिशा होती है। बल क्या होता है बेटा? बल एक सदिश राशि है। बल क्या है? सदिश राशि है। तो इसको मैं चाहूं तो सदिश राशि की तरह लिख दूं। ये मैंने बना दिया सदिश राशि, ठीक है। चलो सही है, बिल्कुल। अच्छा, मैंने कल पढ़ाया क्या था? यहां पर अगर मैं देखूं तो मैंने चूंकि F बराबर मैंने कल दिखाया था, F बराबर होता है, या F12 या F21 दिखाऊं, F21 बराबर है माइनस F12 के, ठीक है। तो इसको मैं परिमाण के रूप में ही लिख रहा हूं बेटा, दिशा नहीं, दिशा के साथ दिशा तो ये दिखा ही रहा है, ठीक है, सदिश दिशा है। तो ये बराबर है बेटा, बराबर होगा कितने के 2 आवेश है Q1 Q2 बटे Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहां पर? R स्क्वायर के, दोनों के बीच की दूरी क्या है? R। अब यहां पर F12 बराबर F21 बराबर ये नहीं होगा, बराबर लिखना पड़ेगा हमें प्लस माइनस। धनात्मक लेंगे तो धनात्मक के लिए, माइनस लेंगे तो माइनस वाला, ठीक है, चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया।
तो वैसे आपको इस तरह लिखने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है, ऐसे लिखने की आवश्यकता है नहीं। मैं दिखा रहा था कि दोनों बल बराबर है, तो इसको ऐसा करता हूं, मैं इसको हटा ही देता हूं, इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चूंकि F बराबर आप पढ़ चुके हैं, क्या होता है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या होता है, न्यूटन बल होता है, तो बल क्या है, न्यूटन। अच्छा, अगर मैं इसको K का मान आपको बताया था, K का मान क्या होता है बेटा, K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है 9 × 10⁹। मात्रक बताओ बेटा क्या आएगा, यहां पर मात्रक बताओ, इसका क्या लिखेंगे, K का मात्रक क्या आएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताओ, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बेटा, हाँ प्लस आएगा, इसीलिए तो प्लस लिख दिया ना बेटा, माइनस लिख दिया, मतलब ये प्लस दोनों बराबर हो गए, दोनों का परिमाण मतलब मान, दोनों का मान बराबर है, बिल्कुल एकदम करेक्ट समझ रहे हो, दोनों का मान बराबर है लेकिन दिशाएं अलग अलग है, ठीक है, दोनों बराबर बल है बस दिशाएं अलग अलग है, ठीक है बेटा, हो गया ना, बता तो दिया। F12 होगा बेटा ये, अच्छा F21 लिख दिया क्या मैंने, ये F21 नहीं F12 होना चाहिए बेटा, गलती से लिख दिया था मैंने, ठीक है, समझ लिया करो चीजों को, यहाँ पर 12 लिखा है तो यहाँ पर 21 कैसे हो सकता है, सेम आएगा ना, ठीक है। अच्छा, इसका मान बताओ, मात्रक बताओ, मात्रक बताओ, मात्रक कैसे निकालेंगे, तो बल का मात्रक है न्यूटन, ये क्या है, दूरी, इसको अगर मैं मात्रक निकालना आपको दिखाऊं, आपको जानते हैं सब चीज आपको पता है लेकिन आप कर नहीं रहे हो, अगर मैं K का मान निकालूं तो K का सूत्र क्या लिख सकता हूं मैं, K का सूत्र निकालूंगा तो R का गुणा हो जाएगा F के साथ, मतलब FR स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा आवेश Q1 Q2 मतलब कूलाम का वर्ग, ये भी कूलाम कूलाम का वर्ग, तो मात्रक लिखो, F का मात्रक कितना है, न्यूटन, R का मात्रक कितना है, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, और बटे में क्या है, Q1 Q2 मतलब कूलाम का वर्ग, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा मात्रक, यहां पर मात्रक क्या आ जाएगा बेटा, मात्रक दिख गया सबको, कैसे निकाला मैंने, तो सब चीज का मात्रक आप निकाल सकते हैं, किसी भी चीज का मात्रक को आप निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा कितना आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है, तो ये इसका मात्रक हो गया, 9 × 10⁹ ठीक है, समझ में आया कैसे आया ना, यहां से यहां सूत्र बना लो, जिस चीज का मात्रक निकालना हो सूत्र, अगर मैं कूलाम का मात्रक निकालना चाहूं, मतलब इसका मात्रक निकालना चाहूं, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, दोनों का मात्रक रखेंगे, कूलाम आ जाएगा, फटाफट से कट के कूलाम बचेगा सिर्फ, ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, चलिए। अच्छा, तो ये हो गया यहां तक, ये चीजें आपको पता है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो फटाफट से, अगर लेना है तो आगे चलते हैं। रिपीट जैसी यहाँ पर कोई चीज नहीं बेटा, रिपीट ही चल रहा है, पूरा चैप्टर ही रिपीट चल रहा है, रिपीट कर दो बेटा, ये भूल जाओ, रिपीट कर दो, कोई डाउट नहीं होता, डाउट जो हो वो पूछा करो कि कहां पर दिक्कत है आपको, ठीक है, आगे चलें। चलो, तो कूलाम का नियम स्थित सदिश रूप में देखते हैं। तो पहले अदिश रूप में अगर मैं दिखाऊंगा, अदिश रूप में क्या था, पहले अदिश रूप में फिर से लिख देता हूं मैं, अदिश रूप में मैंने लिखा था कि F जो है बराबर होता है बेटा K Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहूंगा, ठीक है, यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा, चलो इसको मैं बाद में बताता हूं, ये इतना है, ठीक है, ये अदिश रूप है, K का मान आपको पता है। अब सदिश रूप अगर मैं देखूं, ठीक है बेटा, सदिश रूप, अगर मैं सदिश रूप को यहां पर दिखाऊं आपको, तो जो सदिश रूप लिखूंगा, देखो ये मैंने आपको क्या बताया कुछ देर पहले कि जो दो आवेश होते हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही बल लगता है, इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है इसी पर बल लगता है, ठीक है, इसी पर ये बल लगा करता है, इसी रेखा के अनुदिश, इधर लगेगा तो इधर लगेगा, इसी पर लगेगा। जैसे कि भाई मैंने प्लस प्लस मान के रखूं तो दोनों को विपरीत, या माइनस माइनस लगूंगा दोनों को विपरीत, अगर मैं प्लस मान के रखा है तो दोनों का विपरीत प्रतिकर्षित कर रहे हैं, अगर मैं प्लस और माइनस एक एक को मान लूं तो क्या होगा, आकर्षण बल लग जाएगा, एक दूसरे के तरफ हो जाएंगे, ये R दूरी पर हैं दोनों, यहां से यहां तक। अब यहां पर अगर मैं बल को लिखूं बेटा, जो बल लग रहा है इनके बीच में, ये जो बल लग रहे हैं, इनको अगर दिशा के साथ लिखूं तो दिशा का एक दिशा होती है, जैसे कि मैं इसको यहां मान रहा हूं, यहां देखो, फिर से इसको बनाओ, प्लस x माइनस x प्लस y और माइनस y, ये हरदम आपको बनाना है, ठीक है। अब यहां पर इस दिशा को मैंने क्या देखा है, इस दिशा को देखूं तो प्लस है, और इस दिशा को देखूं तो ये माइनस है, इसी दिशा पे लग रहे हैं दोनों बल, एक प्लस की दिशा में एक माइनस, ऊपर नीचे तो कोई बल नहीं लग रहा है ना, ठीक है, लग रहा होता तो मैं उसकी दिशा भी लगता।
अगर मैं इन आवेशों को ऐसे से रख दूं, ये आवेश यहां रख दूं, ये आवेश यहां रख दूं, तो ऐसे से रख दूंगा तो ये बल ऐसे ऐसे वाई की दिशा में लगना स्टार्ट हो जाएगा, बस इसमें इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं। अच्छा, तो एक की दिशा को प्लस मान रहे हैं, एक की दिशा ऋणात्मक। अगर मैं बल की दिशा को एक ही दिशा मान के चलूं, जैसे ध्यान से सुनो, मैं ये मान के चलूं, चलो कुछ देर के लिए मैं दिखाता हूं, मैं ये मान के चलूं कि दोनों पर जो रिजल्टेंट बल लग रहा है, ऐसे अगर देखोगे तो एक दूसरे पर जो बल लग रहा है वो विपरीत हो गया। अच्छा, मान लेता हूं कि चलो एक धनात्मक है, एक ऋणात्मक है। अब क्या होगा, इसका बल की दिशा इधर हो गया, F किस पर, इस पर। वास्तव में ऐसे नहीं होगा, ठीक है, चलो इस ठीक है, लिख गया, ठीक है। ये इधर की तरफ किस पर, कौन बल लगा रहा है, ये 2 लगा रहा है 1 पर, 2 लगा रहा है 1 पर, तो 1 पर बल लग रहा है 2 की वजह से, ठीक है, 2 के वजह से 1 पे बल लग रहा है। मतलब ये जो बल लग रहा है ऋणात्मक अपने तरफ खींच रहा है, ऋणात्मक। धनात्मक क्या करेगा, धनात्मक इसको अपने तरफ खींचेगा। धनात्मक के लिए क्या होगी, बल की दिशा बताओ, धनात्मक के लिए क्या होगी। धनात्मक के लिए बल रेखाएं, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि धनात्मक के लिए बाहर की तरफ निकलती हैं लाइनें, जो बल रेखाएं होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं। ऋणात्मक के लिए बल रेखाएं अंदर की तरफ आती है बेटा, ऋणात्मक के लिए अंदर की तरफ आती है बल रेखाएं, है ना। अगर मैं यहां पर देखूं तो ऋणात्मक के लिए क्या होगा, ऋणात्मक के लिए अंदर की तरफ हो गया, धनात्मक के लिए क्या होगा, इसी लाइन पर आ जाएगा, ठीक है, इन्हीं मिलाने वाली लाइन पर, ये F है। तो रिजल्टेंट बल जो है F ही है, ये 2F नहीं हो जाएगा, रिजल्टेंट F बल है, क्योंकि ये भी F ये भी F ही रहेगा, 2F नहीं कर देंगे बेटा इसको, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो इनके बीच में बल लग रहा है वो क्या मानूंगा मैं, F मानूंगा। अगर ये F बल लग रहा है, F बल की दिशा में देखूं तो किधर है, ये दिशा। तो याद रखो यहां पर आवेश तो क्या है, यहां पर आवेश क्या है, यहां पर अदिश राशि है। आवेश क्या होती है, अदिश। आवेश की कोई दिशा नहीं होती, लेकिन ये जो दूरी r है वो हरदम बल की दिशा में ली जाती है। अगर मैं इस बल की दिशा में लिखना चाहूं r को, तो r को इस दिशा में क्या लूंगा मैं, धनात्मक। बल की दिशा में r को लेंगे धनात्मक, ठीक है। अगर बल इस तरफ होगा तो r की दिशा भी यही हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो F बराबर अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा K Q1 Q2, यहां पर मैं माइनस प्लस नहीं लिख रहा हूं, मैं आपको बता चुका हूं, दिशा के साथ लिख रहा हूं, बटे r की घात 2, ठीक है। अब इसको सदिश रूप में लिखना है, तो सदिश क्या हो सकता है, r, क्योंकि Q1 Q2 तो नहीं है, K कांस्टेंट है, नियतांक है, ये भी नियतांक है, जितना मान होगा फिक्स होगा, सिर्फ r पर निर्भर करेगा f का मान। फिर f का मतलब दिशा, f की दिशा किस पर निर्भर करेगी, r की, और किधर मैं ले रहा हूं, उस दिशा में ले रहा हूं। तो r को कैसे लूंगा, एकांक सदिश। एकांक सदिश मतलब r का एकांक सदिश में मान लूंगा r कैप, इसको मैं मान लूंगा बेटा r कैप। r कैप का मतलब क्या होता है, r कैप क्या है, एकांक सदिश है बेटा, एकांक सदिश। एकांक सदिश सिर्फ दिशा बताती है, तो ये दिशा क्या बता रही है, ये बता रही है r और बटा r के, ठीक है, r बटा r। तो मान रख दो फटाफट से f बराबर, अतः f बराबर आ गया हमारा दिशा के साथ, देखिए तो ये हो गया K Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, गुणे हो जाएगा r और बटे हो जाएगा r के। तो r के साथ r का गुणा कितना आ जाएगा बेटा, यहां से ये आ जाएगा K Q1 Q2 बटे r की घात 3 और ये हो जाएगा r के। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, ठीक है। किधर भी, अब आप 1 से 2 की तरफ ले रहे हैं, 2 से 1 की तरफ, किधर भी लिखना, R12 लिखो और 21 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दिशा पता होनी चाहिए कि किस दिशा में आप ले रहे हैं। अगर मैं 1 से 2 की तरफ ले रहा हूं तो 1 2 लिख दूंगा, 2 से 1 की तरफ लूंगा तो 2 1 लिख दूंगा, ठीक है। तो दिशा का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया सदिश रूप, बाकी कोई चेंज नहीं है, बाकी कोई इसमें चेंज नहीं है। ये हो गया कूलाम के नियम का सदिश रूप, मात्रक वगैरह सब सेम है, कोई अंतर नहीं आएगा, हर चीज सेम है, बस दिशा बता रहा है। ये r कैप क्या बता रहा है, दिशा। तो मगर मैं इसको बोलूं तो ये भी ये भी कूलाम का नियम का एक सूत्र है और ये भी एक सूत्र है, ठीक है। सदिश मतलब दिशा बेटा, दिशा बताया ना, इस दिशा में लग रहा है, धनात्मक दिशा दिख रही है तो धनात्मक दिशा में ले लिया r को। r क्या बता रहा है, दिशा बता रही है, किस तरफ। अगर मैं इसको मान लूं चलो 1 से 2 की तरफ लग रहा है तो r की दिशा क्या है, 1 2 है, 1 से 2 की तरफ r की दिशा। तो r कैप को मैं लिखना चाहूं तो मैं r कैप को r कैप ना लिख के 1 2 लिख दूंगा, 1 से 2 की तरफ, ठीक है। r12 लिख दो, ये r12 आ जाएगा, ये r12 हो जाएगा। तो r12 लिखने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि r अदिश है। अदिश क्या है, अदिश की कोई दिशा नहीं होती, ये अदिश है, इस पर कोई नहीं लिखा है। ये सदिश है, सदिश का मान है, कितना मान होता है वो मान नीचे आ जाता है। जैसे मैं लिखूं, मान लो सदिश दिया है a बराबर 5 i कैप,
तो आई कैप का मतलब क्या निकल रहा है? इसका मतलब निकल रहा है कि ए बराबर बोला जा रहा है 5 आई कैप, मतलब आई की दिशा बटा आई। ठीक है, इस तरह से हो जाता है। तो यहां पर इतना नहीं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि आई कैप या जे कैप या के कैप क्या है। ठीक है, एक्स की दिशा में जा रहा हूं तो मैं आई कैप लिख सकता हूं, एक्स की दिशा अगर दिखाना है तो। हाँ हाँ, आर के ऊपर बेटा जरूरी नहीं, होता ही वही है। ठीक है, होता ही है। ठीक है, ये सदिश रूप है। कहीं लिखा हो अगर Q1 Q2 बटा आर क्यूब और गुणे में आर लिखा है, मतलब ये कूलाम का नियम ही है। आर क्यूब यहां पर जो लिखा है वो आर के साथ कट जाएगा, जैसा कि दिखाओ वहीं से बनाना ना। पहले तो ये आर स्क्वायर था, जब सदिश रूप लिखा तब। हालांकि आपको यही यूज करना है हर जगह, जहां पर भी आप यूज करेंगे सदिश रूप आपको यूज करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। आर सिर्फ दिशा बता रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा बढ़ नहीं रहा है, सिर्फ दिशा बता रहा है। ठीक है, मेन सूत्र यही है जो आपको पढ़ना है, जो आपको हर जगह काम में लगाना है, जो सूत्र लगाना है सवाल हल करते समय यही लगाना है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि सदिश रूप में कैसे लिखते हैं। किसी भी राशि को सदिश में लिखना है तो इस तरह से उसका जो यूनिट वेक्टर होता है एकांक सदिश होती है। एकांक सदिश मतलब जो दिशा बताए। ठीक है, एकांक सदिश मतलब जो दिशा बताए। ठीक है, इसको देखना समझना और समझ जाओगे, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी बात है आर कैप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार देख लेना वीडियो को फिर से स्टार्ट करके। बेटा ये लिख दिया ना 1 2, तो मतलब दिख रहा है 1 से 2 की तरफ। ठीक है, 2 1 लिख दूंगा तो उल्टा हो जाएगा, अपने आप प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके हैं, प्लस माइनस लिख के भी दिखा सकता हूं मैं, वैसे भी दिखा सकता हूं। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कूलाम का नियम हो गया। अब यहां पर कुछ सीखेंगे सूत्रों को, सवाल को। कल ये मैंने आपको दिखाया था, सवाल को हल करते हैं। आ जाओ। यहां पर कोई आवेश रखा है Q, यहां पर आवेश रखा है Q, या चलो 2Q रख देते हैं, 2Q। ठीक है, यहां पर आवेश रखा है 2Q माइनस का, यहां पर आवेश रखा है Q और ये प्लस है, सॉरी ये भी आपका माइनस है, ये भी आपका मान लो माइनस है। ठीक है, ये प्लस है और ये प्लस है। ठीक है, ये मान लो A भुजा है, ये B है, B पॉइंट है, ये C है और ये D है। ठीक है, ABCD 4 कोने हैं, चारों कोने पर प्लस Q प्लस 2Q माइनस 2Q और माइनस Q आवेश रखा है। अगर इस तरह से रखा है, अरे R3 क्यों नहीं समझ में आया? ये गुणा होगा R का, तो R का गुणा होगा R स्क्वायर में, तो क्या होगा R की क्या पावर 3 आएगा ना, गुणा नहीं आता। ठीक है, चुप मार के बैठे रहो, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो, अपने से मत बताओ मुझे कि मुझे क्या पढ़ाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चुपचाप क्लास में बने रहो, जो पढ़ा रहा हूं उसको सीखो। अगर बहुत आता है ये तो बताओ फिर आंसर क्या आएगा। बता बच्चे, आस्था बेटा बता आंसर क्या आएगा। क्या पूछ रहा हूं मैं, फालतू चीज नहीं। प्लस Q माइनस 2Q माइनस Q और प्लस 2Q। ठीक है, अब आपको बताना है कि यहां सेंटर पर O बिंदु पर कितना बल लग रहा है। सेंटर पर मान लो ये आवेश रखा है, एक आवेश में मान लेता हूं, इस पर आवेश रखा है Q। ठीक है, ये भी प्लस Q आवेश रखा है। आपको बताना है कि इस पर, या मान लो बड़ा Q आवेश रख देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, सेंटर पर बड़ा Q आवेश रख देता हूं। इस पर आपको बताना है कि सेंटर पर बल कितना लग रहा है, इस प्लस Q पर बल कितना लग रहा है, इनके वजह से ये बताना है आपको। ठीक है, आपको बताना है कि F या बल, मैं साफ साफ लिख देता हूं, ज्ञात क्या करना है, Q आवेश पर परिणामी बल बताओ कितना होगा। इसके लिए आपको 2-3 चीजें दे रखी है। ये क्या है, वर्ग है, तो वर्ग की भुजा दे रखी है A है, ये भी A है, ये भी भुजा A होगी, ये भी भुजा A होगी। ठीक है, बताओ कितना आएगा, कितना, किस किस बच्चों को लग रहा है माइनस 2Q माइनस 0 होगा, किस किस बच्चों को लग रहा है 0 होगा। क्यों 0 होगा बेटा, क्यों 0 होगा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है 0 होगा? जितनों को लग रहा है 0 होगा, कैसे 0 होगा ये बताओ। 0 नहीं होगा,
0 नहीं होगा। देखो चलो इस आवेश से स्टार्ट करते हैं। -2 क्यू आवेश अगर क्यू पर बल लगाएगा तो किधर लगाएगा? बल की दिशा क्या होगी माइनस के लिए? अंदर की तरफ। ये बल लगा रहा है इस पर, ये इस पर नहीं बल लगाएगा, इस पर बल हमें निकालना है, तो इसकी वजह से इस पर बल देखेंगे, इसकी वजह से इस पर बल देखेंगे, तो दिशा किधर आएगी? अंदर की तरफ। क्या होगा? ये बल की दिशा अंदर की तरफ। कितना बल लगेगा बेटा? मैं मान लेता हूं, चलो ए पर है, अच्छा इसकी दिशा इधर दिखा, पहले दिशा दिखा देता हूं, इसकी वजह से बल बताओ। ये धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश अपने से दूर बल लगाएगा। क्या लगाएगा? अपने से दूर बल, तो ये दूर बल लगाएगा। चलो इसको नाम दे देते हैं, ए की वजह से बल लग रहा है एफ ए, ठीक है, एफ ए इधर लग रहा है। अच्छा सी की वजह से बल बताओ किधर लगेगा? सी क्या है? ऋणात्मक। ऋणात्मक क्या करेगा? अपनी ओर ही खींचेगा, तो अपनी ओर खींचेगा, तो अपने ओर ही बल लगाया इसने, और अपनी ओर कितना बल लगाएगा? खींचेगा इसको, कितने बल से? एफ सी से मैं मान लेता हूं। चलो इधर 2 बल हो गए। इधर देखो तो एफ डी बल लग रहा है इधर, और इसके वजह से जो बल होगा बी प्लस है, तो प्लस क्या करेगा? इधर ही बल लगाएगा, तो ये इधर ही बल लगाएगा, दूर की तरफ इधर ही बल लगाएगा। धनात्मक है तो धनात्मक के लिए दूर बल, ऋणात्मक के लिए ऋणात्मक की तरफ बल, तो इधर इसके वजह से क्या हो जाएगा? एफ सी, सॉरी एफ बी। समझ में आई बात? इधर हो गया ये बल, इधर हो गया, तो कहां पर 0 कहां आ रहा है? मुझे तो 0 नहीं दिख रहा है। किसको 0 दिख रहा है बताओ? 0 मुझे तो नहीं दिख रहा है, 0 लग रहा है। मुझे तो नहीं दिख रहा है कि 0 लग रहा है, बल लग रहा है यहां पर, 0 नहीं है। ठीक है, अंधे मत बनो, अंधे मत बनो, सवाल लगाया करो, ठीक है। फिजिक्स पढ़ रहे हो, ये मैथ नहीं है। 0 हो गया, क्या 0 है? कहां 0 है? जितने बड़े आप दिमागदार बनते हो ना, ये देखो आंसर आ गया ना गलत, सबके सब गलत बता दिए। क्या आएगा आंसर? जल्दी बताओ। अब मैंने दिखा दिया बल की दिशा, 2 बल इधर लग रहे हैं, 2 बल इधर लग रहे हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट बताओ और बल की दिशा भी बताओ। ऐसे ही एग्जाम में गलत करते हैं बच्चे, जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं ना कि मुझे सब कुछ आ गया, वही गलत करके आते हैं। आंसर 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 विवेक 2√2 क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नॉट ए स्क्वायर आंसर। अच्छा ठीक है, और बच्चे बताएं सही आ रहा है कि नहीं? लगाओ 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 लगाओ। ए है ये। अब आपको क्या करना है, ये दूरी आपको नहीं पता है, इस कोने से इस कोने तक की दूरी या इस कोने से इस कोने तक की दूरी, मतलब केंद्र तक की दूरी क्या होती है? आपसे ये दूरी पूछा जाए, ए से ओ तक की दूरी या ओ से बी तक की दूरी या ओ से सी तक की दूरी या ओ से डी तक की दूरी, सभी बराबर है, सभी बराबर है क्योंकि केंद्र है। मतलब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि ओ ए बराबर है ओ बी के, बराबर है ओ सी के, बराबर है ओ डी के, और बराबर कितना होगा ये बताओ मुझे। ये दूरी बता दो, आंसर आ जाएगा आपका। दूरी निकाल लो, आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, तो सीखा करो चीजों को। बहुत ज्यादा आप कॉन्फिडेंट जो हो जाते हैं ना फालतू की चीजों को लेके, आंसर नहीं बताएंगे, लगाओ। ये लगाने के लिए मैं बोला हूं, आंसर बताने के लिए नहीं। लगाओ इसको, आंसर बताओ मुझे। रिवीजन चल रहा है ये, समझ में आ रही बात? सबके सब नाकारा हो, साफ साफ दिख रहा है मुझे, किसी काम का नहीं हो। ऐसी पढ़ाई करोगे ना तो कहीं के नहीं रहोगे। अगर ऐसी आप पढ़ाई करते हैं तो कहीं के नहीं रहोगे। ये आपको पता होना चाहिए एक वर्ग का ये कितना होता है। केंद्र से कोने तक की दूरी, एक सिरे से केंद्र तक की दूरी कितनी होती है वर्ग की? कितनी होती है दूरी? ओ ए ओ बी ओ सी सब बराबर है तो कितनी है? √3/4। कहां से बच्चा, कहां से समझ के आए हो तुम? कहां से मैथ लगा रहे हो? ये मैथ कहां आई आपको? किसने बता दिया? अगर मैं इसको लंब डाल दूं यहां पर तो क्या हो जाएगा? ये a/2 बन जाएगा, ये भी कितना बन जाएगा? a/2। अब मुझे क्या दिख रहा है? मुझे क्या दिख रहा है? ये लंबाई a है, a/2 है। ये लंबाई कितनी है? ये भी तो a/2 होगा। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक a/2 ये है, और यहां से यहां तक a/2 ये है। तो ये देखो a/2 ऊंचाई, a/2 ये, और ये 90 अंश का कोण बन रहा है। पाइथागोरस प्रमेय लगाना आता है? ये है a/2 ऊंचाई, a/2 लंबाई। तो ये कर्ण बताओ कितना होगा? लंब पता है आपको, आधार पता है, और कर्ण का मान बताना है। तो a/2 पता है आपको, ये बताओ तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा? अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो ए जो ओ बी जितने भी बराबर है, तो अगर मैं निकालूं, क्या निकाल रहा हूं मैं? ओडी निकाल रहा हूं। चलो मैं ओडी निकाल रहा हूं, ओडी निकाल लूंगा, सब बराबर ही है।
तो ओडी बराबर कितना हो जाएगा, लंब का वर्ग, लंब कितना है a/2 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग कितना है a/2 का वर्ग स्क्वायर रूट, क्योंकि कर्ण का वर्ग बराबर होता है ना, तो कर्ण का वर्ग मैं एक बार में ही लिख लिया। तो a/2 मतलब a²/4 बेटा प्लस a²/4 स्क्वायर रूट के अंदर, ये हो जाएगा 2a²/4, दो हो गए a²/4 a²/4 कितने हो गए 2, तो 2a²/4 अंदर क्या आ जाएगा ओडी बराबर आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 2a²/4, काट दो, 2 से 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा, ये a है वर्गमूल के अंदर, तो बाहर आएगा क्या बचेगा a, बचेगा अंदर नीचे कितना बचा है √2, कितना आया a√2, ये दूरी कितना आई a√2, तो सभी बराबर है मतलब a/√2 हो गया। शर्म नहीं आ रही अभी भी, लगाया करो, आंसर लगाने से आता है क्वेश्चन, जीरो होगा पहले चिल्लाने लगे, गलत बात है, नहीं आएगा जीरो, दिख रहा है ना। मुझे लगा था कि मैं 2 मिनट में इस क्वेश्चन को बता के निकल लूंगा, लेकिन मुझे दिख रहा है कि गणित ही नहीं आती, तो मैं क्या करूं, बताओ आप लोग कैसे रिवीजन करोगे, ये रिवीजन करना है आपको, जो पहले दिन से बच्चे रट रहे थे रिवीजन करा दो रिवीजन करा दो, क्या रिवीजन करा दे बेटा आपको, कक्षा 10वीं की चीजें तो आ नहीं रही आपको, बताओ क्या करें, ये रिवीजन लायक हो आपको रिवीजन कर रहे हो कि पूरा शुरू से पढ़ रहे हो आप, इसको तो पूरा डिटेल में पढ़ना कहते हैं। रिवीजन क्या होता है जानते हो, कि अगर मैं ऐसे बनाऊं, मैं बता दूं क्या होगा, बस खत्म, निकल लूं आगे, इसको कहते हैं रिवीजन। अब ये जो मैं बता रहा हूं इसको कहते हैं डिटेल में पढ़ाना, जैसे पहले क्लास लगी थी वैसी तो लग रही है, अंतर क्या दिख रहा है आपको, कल से ये नहीं होगा, ठीक है। पढ़ना है तो पढ़ना है, अगर रिवीजन करना है तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, मेरे पढ़ाने से यहां पर 45 मिनट पढ़ने से आपको पूरा का पूरा समझ में नहीं आएगा एक बार में, जब तक खुद नहीं पढ़ोगे। अब ये देखो इस तरह के बच्चे जो आते हैं रिपीट कर दो लिखते हैं, बेटा रिपीट ही हो रहा है ये, ठीक है, पढ़ाई करो। अब ये आ गया हमारे पास, एक दूरी मिल गई, 2 बल इधर लग रहे हैं 2 बल इधर लग रहे हैं, दोनों बल इधर लग रहे हैं तो दोनों बल जुड़ जाएंगे, सेम दिशा में है, 2 बल इधर लग रहे हैं दोनों बल जुड़ जाएंगे। अब FA FC को निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर मैं FA को बात करूं तो FA बराबर कितना है, FA को देखो तो FA और FC दोनों एक ही दिशा में है, दोनों एक ही दिशा में है ना, दोनों एक दिशा में है, तो दोनों को मिला के मैं मान लेता हूं कुछ दूसरा बल बन जाएगा FAC, तो FAC मैं निकाल लेता हूं, FAC कितना आ जाएगा बेटा, FAC आ जाएगा FA प्लस FC, दोनों को मैंने जोड़ दिया, इस दिशा में पूरा बल मैंने निकाल लिया, कितना है FA और FC दो लग रहे हैं, दोनों को मिला के मैंने मान लिया कि FAC कुल बल इधर जो लग रहा है, ठीक है। FAC कितना हो जाएगा, FA का मान निकालो, K Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा, K Q1 Q2, Q1 कितना है Q है, और यहां पर क्या है बड़ा Q है ना, तो K Q बटा दूरी कितना है, ये दूरी है a/2, तो r², r की जगह पे क्या होगा a/2, तो a² बटा √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसी तरह सेम इसके लिए करो, ये है माइनस के साथ, ये क्या है माइनस के साथ, सेम डायरेक्शन है, जुड़ जाएंगे, मैंने बताया ना, दिशा मैंने बना दी, ऋणात्मक की वजह से दिशा मैंने बना दी। क्या समझ में नहीं आ रहा है तुझे बच्चे, बताओ तो, समझ में क्या नहीं आ रहा है, कल की क्लास लगाई थी ना बेटा, ऐसे नहीं हो पाएगा, फिर बंद कर दूंगा मैं पढ़ाना, ठीक है, साफ साफ बात है, बंद कर दूंगा पढ़ाना, फिर ऐसे पढ़ोगे तो। ये कौन है, सौरभ शर्मा, बेटा क्या समझ में नहीं आ रहा तुझे, मैं 20 बार पूछ चुका ना, क्या समझ में नहीं आया ये पूछ, लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, अगली बार मुझे ये समझ में नहीं आया और रिपीट कर दो, ये मुझे नहीं दिखना चाहिए कमेंट, क्या समझ में नहीं आया ये रिपीट बताओ मुझे, एक बार लास्ट बोल रहा हूं सौरभ, नहीं तो ब्लॉक कर दिए जाओगे, साफ साफ बता रहा हूं। लास्ट में, लास्ट कहां लास्ट में, अभी तो पढ़ाना है, लास्ट तो आया ही नहीं अभी, ये क्या नहीं समझ में आया, FA प्लस FC दोनों जुड़ गए, एक ही दिशा में हो गए, बोल तो दिया। लास्ट वाला क्या बेटा, कहां है लास्ट वाला, लास्ट वाला क्या बताऊं, ये FA प्लस FC कैसे जुड़ रहा है, या मैं ये बताऊं कि वर्ग का एक भुजा होती है तो इसकी विकर्ण की लंबाई कितनी होती है, ये बताऊं मैं,
केंद्र तक की दूरी आपको नहीं निकालना आता, निकाल के दिखाया ना। ठीक है, ठीक है। क्लास का फ्लो बिगाड़ मत करो, चुपचाप से देखा करो, क्लास को खुद से सॉल्व करो। मैंने बता दिया ना, आप सॉल्व कर लो इसको। कितने बच्चों को लग रहा है कि जीरो आंसर आएगा, या आंसर आएगा नहीं, लगा चुके हो? क्या आया जीरो आंसर? किसका किसका आया ये बताओ। मैं फिर से बता दूं, जीरो आंसर नहीं आएगा। मैं फिर से बता दूं, जीरो आंसर नहीं आएगा। मैंने क्या बताया था? माइनस साइन क्या बताता है? आकर्षण बताता है। धनात्मक साइन क्या बताता है? प्रतिकर्षण। उसका काम खत्म हो चुका है। दिशा दिखा दी ना, दिशा दिखाने के बाद खत्म हो गया। अब ये प्लस ये क्यू आवेश रखेंगे, माइनस क्यू आवेश नहीं रखा जाएगा। समझ में आई? तो दोनों एक ही दिशा में लगेंगे और जुड़ जाएंगे। क्या कर रहे हो आप लोग? जिन्होंने यहां पर माइनस क्यू लिया है वो गलत कर दिए। क्यों गलत कर दिए पता है? ये सदिश है, दिख नहीं रहा है आपको? ये सदिश है, एफ सदिश सी, एफ ए सदिश, एफ सी सदिश। दो सदिश एक ही दिशा में होते हैं तो कभी जीरो होते हैं क्या? एक ही दिशा में अगर दो सदिश हैं, अगर एक ये है और एक इसी दिशा में एक और है, तो ये जब जुड़ेंगे तो और बड़े होंगे कि ये जीरो होगा? बढ़ जाएगा ना, ये बल का मान बढ़ जाएगा। अगर ये मान लो 1 न्यूटन से खींच रहा है, ये भी 1 न्यूटन से खींच रहा है, तो दोनों मिला के कितने न्यूटन से खींच रहे हैं? 2 न्यूटन कुल बल हो गया ना, कि जीरो हो जाएगा। एक ही दिशा में अगर एफ ए ऊपर की तरफ होता है या एफ सी ऊपर की तरफ होगा, अगर यहां भी धनात्मक होता है, यहां भी धनात्मक है, या यहां ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक है तो यहां भी ऋणात्मक होता, तो दोनों विपरीत हो जाते। जब बराबर तथा विपरीत दिशा में हो जाते तो जीरो हो जाता है इन दोनों की वजह से। लेकिन ऐसा तो है नहीं, दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो जीरो कैसे होगा? नहीं होगा ना। जीरो नहीं लेना, वो -1 नहीं लेना है, वहां पर माइनस चिन्ह नहीं लेना है, क्योंकि मैंने दिशा दिखा दी। मैंने कल समझाया था कि माइनस का मतलब क्या होता है? आकर्षण। प्लस का मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षण। जब प्लस बल आया तो प्रतिकर्षण बल, ये प्लस बल आ रहा है जो, ये प्रतिकर्षण बल बताता है। माइनस मतलब आकर्षण। आपने दिशा दिखा दी, आकर्षण दिखा दिया आपने, बस खत्म हो गया उसका खेल। समझ में आई बात? जोड़ो फटाफट से, कितना आ जाएगा? इसका भी आ जाएगा सेम, के क्यू क्यू और बटे में हो जाएगा a²/2। कैसे हुआ? r²। r कितना है? a²/√2। √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, तो FAC आ गया हमारे पास। और इसी तरह से अब दूसरा वाला निकाल के आप जोड़ेंगे और बताएंगे मुझे आंसर कितना आएगा। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। इसके आगे मैं नहीं लगा रहा। FAC बराबर आ गया आपका, के देखो तो कॉमन है, के क्यू निकाल लेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 2k क्यू बटा a², और ये भी प्लस हो गया 2k क्यू बटा a²। कितना हो जाएगा? जुड़ जाएंगे ये और ये, कितने हो जाएंगे? 2। तो 2 और आ जाएगा, 2 गुणा कर दो इसको, 2 गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 4k क्यू बटा a²। ये आ गया, ये आपका आ गया FAC का मान ये आ गया आपका। किस दिशा में है? FAC किस दिशा में है? इसमें दिशा भी अगर आपको लिखनी है तो दिशा भी लिखो। ये दिशा के साथ आपने लिखा है, तो जब दिशा के साथ लिखेंगे तो इसमें मैं क्या लिख दूंगा? दिशा लगा दिया, मतलब माइनस को अब मैंने काम खत्म कर दिया पहले ही। अब यहां पर FAC जो मैं बता रहा हूं बेटा, यहां पर अगर आपको माइनस, आपको दिशा नहीं पता है तो माइनस चिन्ह लगाओगे, अपने आप सही हो जाएगा फिर। ठीक है? अब FAC जो है बेटा ये आ गया आपके पास। इसी तरह से सेम निकालो, इसी प्रकार आप निकालेंगे क्या? इसी प्रकार आप निकालेंगे D, और इधर B लग रहा है FBD निकालो। FBD कितना आएगा? FBD बराबर आप लिखेंगे FB प्लस FD। ये दोनों निकालो और इसका मान जितना भी आएगा आप देखेंगे कि ये FAC इधर आ गया और इसका रिजल्टेंट आ जाएगा FBD इधर आ जाएगा। तो अब देखो इसका चित्र कैसा दिखेगा। इसका चित्र ऐसा दिखेगा, ये O बिंदु है और इस पर एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर। कितने कोण पे लगेंगे ये? इसका कोण बताओ कितना है? 90 अंश। कितने पे है ये? 90 अंश पे।
दो बल, FAC इधर लग रहा है, FBD इधर लग रहा है, 90 अंश पे है, तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा? रिजल्टेंट निकालना आना चाहिए आपको। एक मान कम है, ये कम है, ये वाला बल ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा? 2Q है यहां पर आवेश, वहां पर QQ था, तो ये 2Q है, 2Q लगेगा मतलब ज्यादा हो गया, ज्यादा है इसका, तो 45 पर। अगर दोनों बराबर होते तो इसका रिजल्टेंट आता बीचों बीच, बराबर नहीं है तो इसका रिजल्टेंट और इधर आ जाएगा, लगभग लगभग इस दिशा में आ जाएगा। तो लगभग लगभग इस दिशा में रिजल्टेंट F बल आएगा, और ये आपको निकालना है कितना, कोण के साथ, दिशा मुझे बताना कितना आ रहा है। ठीक है, इसको करोगे आप लोग प्रैक्टिस, कोई मेहनत नहीं कर रहा, पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। मुझे समझ में आ गया कि अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाने का, अच्छी चीज पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है आपको। अगर मैं चाहूं कि अच्छी चीज बता दूं आपको, थोड़े अच्छे लेवल की चीज बता दूं, तो मुझे एक चीज समझ में आ गया कि आप लोग उसके लायक अभी बने ही नहीं है, क्योंकि आप लोग मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। तो मैं अच्छी चीज पढ़ाना ही बंद कर देता हूँ, सिर्फ उतना ही बता देता हूँ जितना आपके बोर्ड में लिख के आना है आपको। ठीक है, तो कल से वही करूंगा, क्योंकि आप लोगों का पढ़ने का रवैया बिल्कुल बेकार है। कहीं भी नहीं दिख रहा है मुझे कि कोई फाइट कर रहा है, कोई पढ़ने की कोशिश कर रहा है। मुझे एक भी बच्चा नहीं दिख रहा है जो सही में पढ़ने की कोशिश करता है। आंख मूंद के पहली बात तो आपने जीरो बोला, सबने कहा जीरो होगा। दूसरी बात, जब मैंने दिखा दिया कि दिशा होगी, फिर भी बच्चे बोल रहे हैं कि जीरो आएगा। ये कौन गधा है? सौरव शर्मा। गधे हो क्या एकदम तुम? हैं, गधे हो क्या सौरव? जेई का क्वेश्चन तू करेगा? जब मैं ए निकाल के A√2 निकाल दिया मैंने, A/√2 आ गया, तो समझ में नहीं आया? जेई का क्वेश्चन करेगा बेटा? जेई का क्वेश्चन इसे करना है, 12वीं का क्वेश्चन हो नहीं रहा है। करके आना, नहीं हुआ तो आपकी मर्जी है। अब इसको आप अपनी जिम्मेदारी लो, करो, सीखो। ठीक है, सीखना अगर चाहते हो तो आप करोगे, नहीं तो आपको वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। करो इसको, लगाना। अब एक और प्रश्न दे रहा हूं आपको, चलो। यहां पर क्यों आवेश रखा है? ये ए भुजा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, 60-60-60 का कोण होगा। क्यों आवेश रखा है? तो यहां पर प्लस क्यू है, यहां पर प्लस क्यू है, यहां पर प्लस क्यू है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, ए नंबर। इसमें आपको बताना है कि एफ पर क्यू पर दिशा क्या होगी, बल की दिशा, तथा बल क्यू पर लगने वाला परिणामी बल तथा बल की दिशा क्या होगी। ठीक है, ये पहला। सेम चीज यहां भी करना है। ए दे रखा है, लेकिन इस बार ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू और प्लस क्यू कर दिया इसको। चलो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, प्लस क्यू कर दिया, और चलो इसको माइनस क्यू कर देते हैं, माइनस क्यू। और ना, इसको ऐसा ना करो, चलो हटाओ, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब आपको सेम चीज यहां भी निकालनी है। क्यू पर क्या होगा? सेम क्वेश्चन है जैसा अभी कराया, सेम क्वेश्चन ये है। आंसर आप लोग निकाल लेना बेटा। मुझे आंसर नहीं याद होता, ठीक है, आंसर मुझे किसी प्रश्न का नहीं याद होता। मैं करता हूं, जब आंसर आ जाता है तो मैं बता देता हूं यही आंसर है। मैं आंसर रट के नहीं आता, ठीक है। और क्लास में ठीक से बैठा करो प्लीज, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, ठीक है। अदरवाइज फिर मेरे से क्लास, ये फिर समझ जाना कि फिर मेरे से क्लास उतनी होगी जितना कि आपके लिए ज़रूरत है। फिर मैं एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाना बंद कर दूंगा, ठीक है। जो अच्छी चीज़ें मैं लेके आता हूँ, सोचता हूँ कि ये पढ़ा दूँ आपको, ये भी सिखा दूँ, फिर बंद कर दूंगा। समझ में आ रही बात? अगर आप उस लायक बनना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो अपने आपको उस लायक बना लो, नहीं तो ऐसे ही पढ़ते रहोगे, ठीक है। और इससे कुछ नहीं होगा। जो आप पढ़ रहे हो ना, छोटी छोटी चीज़ें, परिभाषा जो पढ़ के याद करके देखो, जो परिभाषाएं होती हैं, जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं, वो आप अपने दिमाग को कबाड़ की तरह यूज़ कर रहे हैं। कबाड़ का जैसे कमरा होता है ना, तो उसमें पहले कबाड़ को भरते हैं, उसके बाद एक गाड़ी आती है, कबाड़ को पूरा का पूरा भरते हैं, कमरा खाली हो जाता है, कबाड़ को लाद देते हैं गाड़ी पर, कबाड़ को लेके गाड़ी निकल जाती है। वैसा ही आपका दिमाग हो जाता है। कैसे करते हैं आप?
फालतू की चीजें को तो आपने भर के यहां पर रख लिया, जब एग्जाम आता है तो एग्जाम में सारी की सारी चीजें आप उड़ेल देते हो, नंबर तो मिल गया आपको, बट अब उसके बाद आपके दिमाग में कुछ नहीं बचा, खाली डिब्बा बचा ये। तो क्यों कंधे पे इस डिब्बे को लेकर घूम रहे हो? इसको अगर डिब्बा ही बनाना है तो कंधे पे इतना बोझ लेके क्यों चल रहे हो? समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं तो कुछ होगा नहीं। सच्चाई यही है, थोड़ी कड़वी सच्चाई है लेकिन सच्चाई यही है। और आपको लगता होगा कि आप स्कूल में अपने बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप ये यकीन मानो कि आप स्कूल में चाहे जितने अच्छे हों, आप 10 लोगों के बीच में, 10 बच्चों के बीच में शायद बहुत अच्छे हों, है ना, आपकी नॉलेज शायद बहुत अच्छी हो, उन 10 बच्चों के बीच में, उन 10 लोगों के बीच में, या अपने दोस्तों के बीच में आप सबसे अच्छे स्टूडेंट हो भले ही, लेकिन जब 10 लाख बच्चे आपके सामने आते हैं तो उसमें आप कहीं नहीं ठहरते। ठीक है, जब 10 लाख बच्चे आपके सामने आएंगे तब आपको पता चलेगा कि किस पानी में हो, कितना आप कहाँ ठहरते हो, किस लेवल पे आप आते हो। समझ में आई? बेटा मुझे मत बताओ कि मैं गुस्सा हूं कि नहीं, ठीक है, मुझे पता है। समझ में आई बात? और मैं गुस्सा हो क्यों होऊंगा? ठीक है, फालतू की चीजों पे। अध्यारोपण का सिद्धांत अब पढ़ा देते हैं आपके एग्जाम के लिए, चलो पढ़ो जो आपको बोर्ड में लिख के आना है। अध्यारोपण का सिद्धांत ये होता है कि जो आवेश होते हैं, कितने भी आवेश हो, ये लिखा गया है आपके सामने, पढ़ लो, हो गया। फिर इसी तरह की पढ़ाई चलेगी जैसे अब दिखा रहा हूं मैं, पढ़ा के निकल जाऊंगा ऐसे ही। कुछ चीज अच्छी नहीं, कुछ अच्छा मतलब जो मसाला होता है ना वो नहीं मिलेगा आपको। फिर समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं? जेई कैसे करें? ऐसे ही जीरो आंसर बता के करें बेटा, बिना पढ़े जेई कर लें, है ना। ये मैसेज लिख देने से कि जेई कैसे करें, जेई क्लियर नहीं होता। जेई के बारे में पता भी है कितने बच्चे एग्जाम देते हैं, अभी पूछूंगा तो पता नहीं होगा। बेटा तुम 130 बच्चों में 3 रैंक पे हो, है ना। 10 लाख बच्चों में कितने पे रैंक पे हो बताओ? जेई में अगर 12 लाख बच्चे या 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं तो उनमें कितने रैंक पे आओगे पता है? तो 30 बच्चों को मत देखो कुएं के मेंढक जैसे हो, फिर दुनिया में निकल के देखो, तुमसे बड़े बड़े बच्चे पड़े हैं जो फर्स्ट रैंक लाते हैं। मैं नाराज इसलिए होता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हें कुछ अच्छी चीज पढ़ाऊं, लेकिन मुझे दिखता है कि सब गधे हैं यहाँ पर, अच्छी चीज पढ़ने के लायक ही नहीं है। कोई चाहता नहीं कि अच्छी चीजें बताई जाएं उसको, क्योंकि अच्छी चीज जब मैं बताना स्टार्ट करता हूं तो बोल जाते हो, फैल जाते हो एकदम रायते की तरह, है ना, एकदम कि अरे ये क्या हो गया, मुझे तो पढ़ना नहीं, मुझे तो वही परिभाषा बता दो कि आवेश क्या होता है, ये लिख के चला आऊंगा एग्जाम में, नंबर मिल जाएगा, है ना, यही बता देते हो। तो वही पढ़ लो, फिर उतना ही पढ़ा देते हैं, आ जाओ। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? अध्यारोपण शब्द हिंदी तो आती है, हिंदी आती है ना आप लोगों को? हिंदी आती है तो समझ जाओगे। अध्यारोपण मतलब कि एक दूसरे के ऊपर थोपना, ठीक है, अध्यारोपित करना, एक दूसरे के ऊपर लाद देना, जैसे होता है ना सामान लाद रहे हैं ना, एक के ऊपर एक, एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, यही अध्यारोपित है, एक एक के ऊपर रखना। ठीक है, तो एक एक के ऊपर रखना, यहां पर आवेशों को या बलों को रख नहीं रहे हैं। कैसे हो रहा है यहां पर देखो। तो मान लो कि जो कूलाम का नियम पढ़ा, कूलाम का नियम ही है वास्तव में, लेकिन अध्यारोपण थोड़ा सा कूलाम के नियम का बड़ा एक रूप हो जाता है। कूलाम का नियम 2 आवेशों के बीच में बल बताता है। इसमें जो भी लिखा है इसको पढ़ लेना आप लोग अपने हिसाब से। अच्छा, कूलाम का नियम बताता है बेटा Q1 और Q2 अगर 2 आवेश है तो ये बोलता है कि ये इस पे बल लगाएगा। अगर मैं एक ही आवेश पर बल देखूं, ठीक है, ये इस पर जैसे मान लो बल लगा रहा है, तो ये इस पर इस दिशा में बल लगा रहा है, मान लेता हूं। अगर ये धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो मैं इसकी वजह से इस पर बल देख रहा हूं, मतलब F2 पर देख रहा हूं 1 की वजह से। F21 अगर मैं देखूं तो इस दिशा में आएगा। अब मान लो एक आवेश यहां पर हो, ठीक है, एक आवेश Q3 यहां पर है। अब Q3 की वजह से अगर मुझे यहां पर बल देखना है यहां पर, तो Q3 की वजह से बल किधर आएगा? इधर आएगा, ये भी धनात्मक है। अगर Q3 की वजह से Q2 बल, मतलब Q2 पर Q3 की वजह से बल, F23 2 पर 3 की वजह से बल अगर मैं देखूं तो इस दिशा में आ जाएगा। अगर मैं मान लूं कि यहां पर एक आवेश Q4 है, तो इसके वजह से अगर ये भी धनात्मक है, इसके वजह से इस पर बल देखना है तो ये कुछ इस दिशा में आ जाएगा। अब मुझे परिणामी बल देखना है कि ये 3 बल तो लग गए, F24,
ये 3 बल जो लग रहे हैं, इसके वजह से अब आवेश पर बल कौन सा सही है, कौन सा ज्यादा बल, किसका प्रभाव ज्यादा है या किस दिशा में जाएगा। 3 बल तो लग रहे हैं, तो तीनों दिशा में एक आवेश तो जाएगा नहीं, जाएगा तो किधर, एक ही, तो किस तरफ जाएगा अगर बल लगेगा तो, इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस तरफ, या इन तीनों में से किसी भी तरफ न जाके कहीं और ही जाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा, हम इसको बीच की दूरी मानेंगे। मान लो ये R1 दूरी पे है, मान लो ये R2 दूरी पे है, मान लेंगे ये R3 दूरी पे है। सबके लिए बल निकालेंगे, बलों को देखेंगे किस दिशा में जा रहे हैं, इसका सदिश, बल क्या है, सदिश, सदिश तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा फिर से एक मैं चीज जानना चाहता हूं कि आपको कितना याद है। थोड़ा सा एक टेस्ट है, मान लो आपका ये छोटा सा, सही बोलना, सोच के बोलना, गलत बोल दोगे तो सब खत्म। सॉरी, ठीक है। मान लो कि एक बल है, कुछ इस दिशा में लग रहा है, ये बल F इस दिशा में लग रहा है, तो इसका x घटक और y घटक बताओ। F का अगर मान लो ये थीटा कोण पे लग रहा है, ठीक है, थीटा कोण पे लग रहा है, क्षैतिज से थीटा कोण पे लग रहा है, तो मुझे बताओ F का क्षैतिज घटक और F का मतलब F का x की दिशा में बताओ, Fx बराबर क्या होगा और Fy बराबर क्या आएगा, जल्दी से ये बता दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अध्यारोपण सिद्धांत पढ़ लेंगे। Fx और Fy का मान बता दो मुझे, क्या क्या लिखूं मैं, Fx बराबर क्या लिखूंगा मैं, अगर F बल इधर लग रहा है तो x की दिशा में इसका भाग कितना होगा, घटक कितना होगा, y की दिशा में इसका घटक कितना होगा, जल्दी फटाफट से बताओ, अभी समझ में आ जाएगा कौन बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। बिना नकल किए बताना, नकल वैसे कर भी नहीं पाओगे, जल्दी मिलेगा ही नहीं आपको। ये वही बच्चा कर सकता है जो सही सुना होगा क्लास को और सही सीखा होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, कुछ बच्चे लिख पा रहे हैं, Fx इक्वल्स टू लिख रहे हैं कुछ बच्चे, Fx इक्वल्स टू लिख रहे हैं F cos थीटा और Fy इक्वल्स टू साइन थीटा, F साइन थीटा। तो ये F cos थीटा लिख रहे हैं बच्चे और ये लिख रहे हैं F साइन थीटा। देखते हैं, चेक करते हैं क्या सही है कि नहीं। कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका बता देता हूं। देखो ये तरीका जो मैं बताता हूं, इसी तरीके, ये जो तरीका, ये मेन पॉइंट होता है, ये जो मैं बताता हूं ना, ये निचोड़ है, ठीक है। इस चीज का यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। मैं बार बार इस चीज पे जोर देता आया हूं मेरी हर क्लास में कि 500 क्वेश्चन या 5000 क्वेश्चन या 10,000 क्वेश्चन लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि उन क्वेश्चंस को लगाया कैसे गया है, ये सीखना। एक तरीका आपको सिखा दिया गया, अब उस तरीके पे चाहे आप 10 लाख क्वेश्चन लगा डालो, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को सीखो, उसके बाद सारी चीजें आप अपने आप लगा पाएंगे। अच्छा, अगर मैं इसको यहां से मान लू लंब मान लू, इसको मैं x मान लू, या चलो ये fx की दिशा है ना, तो मैं मान लेता हूं इसकी दिशा क्या है, इसको मैं मान लेता हूं ये यहां तक कितना है, यहां से यहां ये क्या है, fx, x की दिशा में, और इसकी ऊंचाई मैं मान लेता हूं यहां y की दिशा में कितनी है बेटा, ये है fy। तो मैं देख रहा हूं कि ये ऊंचाई जो है इस ऊंचाई के बराबर ही, मतलब ये भी fy ही होगी, ये ऊंचाई। इसको मैं देखो तो इसको मैं कुछ पॉइंट बोल देता हूं, चलो a बोल देता हूं इस पॉइंट को, इसको b बोल देता हूं। तो a से f की दूरी कितना है, fy, b से f की दूरी कितना है, fx। तो अब कोण बन गया, ये 90 अंश का कोण दिख रहा है आपको, त्रिभुज दिख रहा है आपको, त्रिभुज दिख रहा है यहां पर, ये 90 अंश का कोण, और ये थीटा निकालना है। तो अगर मुझे cos थीटा लिखना है, cos थीटा लिखना है तो क्या होता है, आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार, आधार कितना दिखा है, fx बटा कर्ण कितना है बेटा, कर्ण कितना है, कर्ण है ये f, तो बटे f। तो fx बराबर कितना आ जाएगा, fx बराबर हो जाएगा f का गुणा कर दो f cos थीटा। मतलब सही बताए हो आप, एकदम करेक्ट। अब देखो, अगर साइन थीटा निकालना है, मतलब fy का मान निकालना है, ठीक है। साइन थीटा अगर मैं लिखूंगा तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, लंबाई कितनी है, fy, लंबाई कितनी लूंगा मैं, fy बटा कर्ण कितना है, f, कर्ण कितना है, यहां से o से f, तो fy बराबर कितना हो जाएगा, बोलो समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, कैसे किया जाता है, ये कैसे आता है, ये समझ में आया आज, ये समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत बहुत। यहां तक कि बच्चे इंजीनियरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि कैसे होता है, एक्स वाई जेड कैसे निकलते हैं, कॉस थीटा को मैंने कैसे लिख दिया, साइन थीटा को कैसे लिख दिया। हालांकि ये
कक्षा 10वीं की चीज है, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता, बूढ़े हो जाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, कंफ्यूज रहते हैं। ये कैसे आता है ये समझ में आ गया। अगर मैं ये एंगल ये वाला ले लेता तो क्या होता, अगर मैं ये एंगल ले लूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इस कोण को ले लूं, चलो इसको मैं बोल देता हूं फाई कोण, अगर मैं फाई कोण को ले लूं तो क्या होगा, तब इसका घटक क्या आ जाएगा। अगर मैं फाई कोण के साथ लिखना चाहूं, फाई कोण का मान लिखना चाहूं, तो फाई कोण का मान लिखूंगा तो देखो क्या लिखूंगा, फाई कोण के लिए लिखेंगे तो ये क्या है, ये आधार है, क्या ये आधार था, ये क्या है लंब, तो लंब इधर है, आधार इधर है, फाई के साथ उल्टा हो जाएगा सब चीज। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है हरदम क्वेश्चन हल करते समय कि कौन सा कोण हम ले रहे हैं, फाई ले रहे हैं या थीटा ले रहे हैं। ठीक है, फाई ले रहा हूं या थीटा, मतलब फाई थीटा की बात नहीं है, फाई है या थीटा है कोई भी, यहां पर थीटा लिख सकता है, यहां पर फाई, कुछ भी लिखा जा सकता है। बात यह है, मेन चीज यह है यहां पर समझने की कि आपको यह देखना है कि घटक किसके सापेक्ष, कोण किसके सापेक्ष बन रहा है, ऊर्ध्वाधर के साथ कोण बन रहा है या क्षैतिज के साथ कोण बन रहा है। क्षैतिज के साथ कोण बनेगा तो Fy और Fx क्या आएंगे, और ऊर्ध्वाधर के साथ अगर कोण बनेगा तो क्या आएगा मान। ये आपको अंतर पता होना चाहिए बेटा, नहीं पता होगा तो गलत करोगे हरदम क्वेश्चन में, बाकी सारी चीजें आप कर पाएंगे। अब ये F23 दिख रहा है, इसके दो घटक बनाएंगे हम, एक नीचे आएगा एक आगे आएगा। F24 ऊपर दिख रहा है तो एक ऊपर की तरफ इसका घटक आएगा, एक आगे आएगा। तो ये जो ये वाली चीजें हैं ये खट गई, ये अगर ये दोनों बराबर है, बराबर दूरी पे है, तो ये बराबर ये हो गया, खत्म। इस दिशा में 3 बल होंगे, तीनों को जोड़ देंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया खत्म। ठीक है, अगर वो आता है तो कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है। F23 का अगर मैं दिखाऊं तो F23 इधर जा रहा है तो इसका एक घटक नीचे की तरफ आएगा, एक घटक आगे की तरफ। ठीक है, F23 के लिए। अब F24 देखो तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका एक घटक आगे की तरफ आएगा, एक ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर इसको मैं मेन बल देके चल रहा हूं, इसके सापेक्ष सारी चीजें निकाल रहा हूं तो पहले के सापेक्ष, ठीक है, एक्स की दिशा में लेके चल रहे हैं तो, और इसको देखें तो ये उसी दिशा में एक्स की दिशा में, तो इसका घटक बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो इसको इसके ऊपर रख दें तो ये बल, ये वाला और ये वाला एक ही दिशा में है, ये वाला और ये वाला एक दूसरे के अपोजिट होंगे, कट जाएंगे। ठीक है, अगर बराबर होंगे तो कट जाएंगे, नहीं बराबर होगा, अगर ये ज्यादा होगा ये कम होगा तो घट जाएगा, या ये ज्यादा होगा ये कम होगा तो घट जाएगा, दोनों एक ही दिशा में सब प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, हो गया खत्म अध्यारोपण का सिद्धांत। यहां पर अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया बेटा, बस यही था अध्यारोपण का सिद्धांत, घटक बनाओ और यूज कर लो। अगर मैं आपसे कहूं एक एग्जांपल दूं कि मान लो कोई आवेश है Q, कोई आवेश Q है, इस पर एक बल इधर लग रहा है बेटा, या इसको थोड़ा सा इजी कर देते हैं आपके लिए, चलो ये आवेश Q है बेटा, एक बल इसको इधर लग रहा है, ठीक है F1, और एक बल इधर लग रहा है F2, और मैं ये कोण जानता हूं कितना है, ये कोण है मान लो 90 अंश। ठीक है, इनके बीच में 90 अंश है। ठीक है, 90 अंश का कोण बन रहा है, और मैं ये जानता हूं कि F1 बराबर है F2 के, F1 का मान F2 के बराबर है, मान बराबर है, दिशा अलग अलग है। तो Q पर कुल बल कितना लग रहा है ये बताना है अगर आपको, तो Q पर कुल बल बताने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके दो घटक बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे, इसके दो घटक बनाएंगे। तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक आगे की तरफ, एक क्षैतिज घटक आगे की तरफ आ जाएगा F1। ठीक है, F1 क्या आ जाएगा F1, और ये क्या आ जाएगा cos थीटा, इधर क्या आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा F1 sin थीटा, इसका क्या है F2 का नीचे की तरफ है रिजल्टेंट, तो नीचे की तरफ एक आएगा, क्या आएगा F2 sin थीटा, और आगे की तरफ एक और बल आ जाएगा जो कि F2 की वजह से क्या हो जाएगा F2 cos थीटा। थीटा का मान कितना होगा, बीचों बीच आ रहे हैं, ये बीचों बीच आ रहे हैं मतलब 45 45, 90 का आधा 45 45, थीटा का मान कितना रखेंगे 45। ठीक है, थीटा का मान कितना लिखेंगे 45। तो अब देखेंगे तो इस तरफ दोनों बल, अर्थात कुल बल F बराबर आ गया F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा, ये कुल बल हो गया। बस थीटा का मान रखो, आंसर निकालो, यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब ये दो आवेशों के लिए हो गया, दो बल अगर लग रहे हैं एक ही बल बिंदु पर, तो अगर 10 बल लग रहे हैं, 50 बल लग रहे हैं, 100 बल लग रहे हैं, अनंत बल लग रहे हैं, तो सब कुछ इस तरह करेंगे। ठीक है, सही है। चलो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।